हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पाठ 5वां, जिसका नाम है जूलिया। इस पाठ का स्वाध्याय। पाठ के आंगन में पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क, संजाल। यह हमें एक संजाल दिया गया है जो हमें पूरा करना है। संजाल के केंद्र बिंदु में है जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। पहला स्वर है विनीत स्वर, उसके बाद दबे स्वर, रोता हुआ स्वर, कांपता हुआ स्वर। ख, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, और वे शब्द है वान्या और दूसरा रुबल। जो पहला शब्द है वान्या, तो वान्या यह उत्तर आने के लिए प्रश्न है, कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था। पहला जो उत्तर है वान्या, वान्या इस उत्तर के लिए अब हम प्रश्न तैयार करेंगे, और वो प्रश्न है कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था। दूसरा एक उत्तर हमें यहाँ दिया गया है जो है रुबल, और रुबल के लिए हम प्रश्न तैयार करेंगे, रूसी मुद्रा का नाम क्या है, जिसका उत्तर आता है रुबल। दूसरा, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। पाठ में प्रयुक्त अंकों में से पहला अंक है 7। पहला मुहावरा 7 पर्दे में रखना, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह छिपा कर रखना। दूसरा मुहावरा 7 पाँच करना, इसका अर्थ होता है हुज्जत करना। पाठ में प्रयुक्त दूसरा अंक है 10, और पहला मुहावरा 10 से बनता है 10 उंगलियां घी में होना, जिसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। दूसरा 10 नख जोड़ना, इसका अर्थ होता है मिन्नत खुशामद करना। तीसरी कृति, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए, और यह हमें पूर्ण करना है। उत्तर, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यही खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी, और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो पहला जो चिन्ह है वह है योजक चिन्ह, और वाक्य है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। यह जो वाक्य है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे, यहाँ हमें प्रश्न चिन्ह लगाना है अंत में। दूसरा जो चिन्ह है वह है लाघव या संक्षेप चिन्ह।
तीसरा जो चिन्ह है वह है निर्देशक चिन्ह। चौथा चिन्ह है बड़ा कोष्ठक। पांचवा चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। छठा चिन्ह है अल्पविराम। सातवां चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आठवां चिन्ह है अर्धविराम। नौवां चिन्ह है छोटा कोष्ठक और 10वां चिन्ह है पूर्ण विराम। अब हम दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाएंगे। पहला वाक्य है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। यह जो वाक्य है, यह वाक्य हम लिखेंगे स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे, और इस वाक्य के अंत में हम प्रश्नार्थक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, शाम तुम आ गए। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह हम लगाएंगे शाम स्वल्प विराम, तुम आ गए विस्मयादि बोधक चिन्ह। तीसरा वाक्य है, मोहन बोला तुमने जो कुछ कहा ठीक है। विराम चिन्हों के उपयोग के बाद वाक्य कुछ इस तरह तैयार होगा। मोहन बोला स्वल्प विराम और दोहरे अवतरण चिन्ह में तुमने जो कुछ कहा स्वल्प विराम ठीक है, और ठीक है के बाद पूर्ण विराम और उसके बाद में दोहरा अवतरण चिन्ह। चौथा वाक्य है, जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, अर्धविराम, कुछ जीतेंगे स्वल्प विराम, कुछ हारेंगे पूर्ण विराम। पांचवा वाक्य है, भरत भैया ऐसा ना कहो। उत्तर, भरत भैया स्वल्प विराम, ऐसा न कहो पूर्ण विराम। छठा वाक्य है, अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। उत्तर, अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, और उसके बाद प्रश्नार्थक चिन्ह। सातवां वाक्य है, जी धन्यवाद, और उसका उत्तर जी धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। आठवां वाक्य है, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। उत्तर, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, पूर्ण विराम, ठीक है ना, प्रश्नार्थक चिन्ह। नौवां वाक्य, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। उत्तर, अच्छा, और उसके बाद में लाघव या संक्षेप चिन्ह, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, पूर्ण विराम। 10वां वाक्य, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। उत्तर, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, पूर्ण विराम। अब हम मुड़ेंगे लेखनीय की ओर। छोटे व्यवसायियों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए और संवाद के रूप में लिखिए। और मुद्दे हमें यहाँ दिए गए हैं, व्यवसाय, चुनने का कारण, दिनक्रम, कार्य से मिलने वाला आनंद। अब इसे हम संवाद के रूप में लिखेंगे। विद्यार्थी, वाह कितनी सुगंध है इन फूलों में। पौधा विक्रेता, तुम्हें अच्छे लगते हैं फूल। विद्यार्थी, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं।
कहाँ से लाते हैं इन्हें? पौधा विक्रेता, लाता नहीं हूँ, अपने झोपड़े के सामने इन्हें उगाता हूँ खुद। विद्यार्थी, वैसे करते क्या है आप? पौधा विक्रेता, पौधे उगाना और उन्हें बेचना, यही काम। विद्यार्थी, यह काम करने की बात आपके दिमाग में कैसे आई? पौधा विक्रेता, गांव में थोड़ा बहुत खेत था तो रात दिन पौधों से ही वास्ता पड़ता था। इस शहर में और क्या काम मिलता, इसे ही अपना लिया। विद्यार्थी, इसमें कितना समय देते हैं आप? पौधा विक्रेता, पूरा दिन लगता है। इन्हीं पौधों की सेवा करता हूँ और इन्हें बेचकर पेट पालता हूँ। विद्यार्थी, यह काम करते हुए आपको कैसा लगता है? पौधा विक्रेता, बहुत आनंद आता है। बाबू लोगों के घरों में अपने दिए हुए पौधे देखकर खुश हो जाता हूँ। क्या तुम्हें भी चाहिए कोई पौधा? विद्यार्थी, हाँ हाँ, दे दीजिए यह गुलाब का पौधा। इसके बाद आता है मौलिक सृजन। जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जूलिया एक सीधी सादी, डरपोक, दब्बू पर भली महिला है। उसकी इस भलमनसाहत का फ़ायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं। गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल काट लेता है। 2 महीने 5 दिन काम करवाकर उसे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है। जूलिया उफ तक नहीं करती। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने और उस पर अत्याचार करने का काम किया है। अत्याचार सहन करना और अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि मैं जूलिया की जगह होता तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करता। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। अब है पठित गद्यांश पर आधारित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए और संजाल के केंद्र बिंदु में गद्यांश में आया संसार। इसके बारे में हमें 4 मुद्दे लिखने हैं। या हम लिखेंगे क्रूर, निर्मम, हृदयहीन, कठोर। दूसरी कृति है कारण लिखिए। क, गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना, इसका कारण है जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना। ख, गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। गृहस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना और इसका कारण है ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके। तीसरा क, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए और वह मुहावरा है सबक सिखाना, जिसका अर्थ होता है दंड देना। वाक्यों में प्रयोग, पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडों को अच्छा सबक सिखाया। ख, पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है लेकिन और दूसरा अर्थ होता है पंख। चौथी कृति, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।
इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। और उसका उत्तर है, लकड़हारा भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है, टेढ़े पेड़ को वह भी छोड़ देता है। यही हाल मनुष्यों का भी है। भले लोगों पर कोई भी अन्याय करने से नहीं चूकता। भला आदमी अपनी बल मनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वाले को मुंह की खिलाने की। तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। और इसी विचार के साथ यह स्वाध्याय पूर्ण हुआ। इसी प्रकार के हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो या उत्तर देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।